हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आज के दिन से HPAS मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2021 नोटिफिकेशन 2020 की, लेकिन एग्जाम जो 2021 में कंडक्ट करवा रहा है कमीशन, इसके मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज का जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हमारा GS1 का पेपर कंडक्ट हुआ है मेंस एग्जामिनेशन में। एंड मुझे उम्मीद है कि जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने आज GS1 का पेपर अटेम्प्ट किया है और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, अपनी सेटिस्फैक्शन आपको मिली होगी, अपना आप संतुष्ट होंगे जो भी परफॉर्मेंस आपने करी है पेपर में, और ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ आगे आने वाले पेपर जो हैं उनके लिए भी आप सभी तैयारी में भी जुटे होंगे, लेकिन आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही कम समय के अंदर कोशिश करते हैं कि GS1 पेपर को थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि आज का जो GS1 पेपर है, इट वॉज नॉट एन ईजी पेपर, बिल्कुल भी ईजी पेपर नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या ऐसे टॉपिक्स जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, ऐसे क्वेश्चंस देखने को पेपर के अंदर नहीं मिले हैं। लेकिन पेपर लेंदी था, क्योंकि अगर सिलेबस से पूरा पेपर आता है और क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे टॉपिक से आते हैं जो लोगों को, जिनका अंदाजा हो, लोगों ने जिसकी तैयारी की हो, तो ऑटोमेटिकली पेपर थोड़ा लेंथी बन जाता है। और इसी के साथ क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले साल के अगर पेपर से थोड़ा कंपेयर करें तो क्वेश्चंस का लेवल भी आगे बढ़ा है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, चाहे वो हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, चाहे वो जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो है हमारी सर्विस उससे जुड़े क्वेश्चंस हो। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा कि कितने टॉपिक्स को एडुटैप ने कवर कर रखा है। हमारे जो यूट्यूब के ऊपर फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं या फिर जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स के अंदर कितने टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात आपके साथ करूंगा। और ज्यादा फोकस हमारा रहेगा टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स क्वेश्चन है, इनकी हम लोग बात करेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्रूशियल नोट ऑन मेजर सिपॉय म्यूटिनी बिफोर 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के पहले के मुख्य सैनिक विद्रोह पर एक आलोचनात्मक लेख हमको लिखना था। तो 4 मार्क्स में, हमें पता है 60 वर्ड्स की हमारे पास लिमिट होती है, और 57 से पहले हमारी बहुत सारी म्यूटनीज हो रखी है, चाहे वो बैरकपुर म्यूटनी हो या दूसरी हमारे जो सिपाही रिवोल्ट्स हो। ये छोटे छोटे रिवोल्ट 1857 की क्रांति में तब्दील हुए हैं, ठीक है, और इसको हमने कवर भी किया है। अगर आप देखेंगे हमारे जो विजय सीरीज के क्वेश्चंस थे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ सेंचुरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फियर्स पॉपुलर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश डोमिनेशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपसे पूछा था कि क्या लिमिटेशन थी सिपॉय एफर्ट की टू इमेंसिपेट द कंट्री, ठीक है, और किस तरीके से 1857 का जो रिवोल्ट है उसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट हो रखे हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आया था, इसको कवर भी हमने किया हुआ था। 4 मार्क्स के अंदर आपको फटाफट से वो विद्रोहों के बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में बता देने की जरूरत थी, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इसको नहीं मानूंगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, हाईलाइट द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी के सामाजिक योगदान को उजागर करना था। पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जब आते हैं पेपर के अंदर तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सारी पर्सनालिटीज के बारे में हर चीज को पढ़ करके बैठे हुए हैं। और लेकिन खुशकिस्मती से ये वीडियो जो है हमारी स्थापना की, ये वीडियो के अंदर हमने कवर कर रखा था बहराम जी एम मालाबारी को बहुत डिटेल में, इनके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, इनकी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशंस रही है, ये सारी चीज हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के ऊपर उपलब्ध थी। 16 दिसंबर को ये वीडियो जो है वो लाइव हुई है और आज 17 दिसंबर को हमारा पेपर हुआ है। तो अगर किसी ने थोड़ा सा समय निकाल के, बहुत लंबी वीडियो नहीं है ये, 13 मिनट की वीडियो है, अगर 13 मिनट की वीडियो देखी होती तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो गए होते, ठीक है। तो इसी से हमें पता चलता है कि प्रिपरेशन कितना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और किस तरीके से आपको लगातार अपनी प्रिपरेशन के साथ बने रहना होता है, एग्जाम से एक दिन पहले भी, ठीक है। और इसीलिए हमारी जो स्थापना वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर होती हैं, इसका लिंक आपको ऊपर जो है देखने को मिलेगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो हिमाचल जी के है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट है, स्थापना के अंदर हम ऐसे ही स्पेसिफिक टॉपिक्स को चुनने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में दिखने की ज्यादा चांसेस हो, है ना। और इसीलिए ये हमारी वीडियो है फ्री हिस्ट्री डिवीजन की, इसमें बहराम जी एम मालाबारी की हमने बात कर रखी थी, इसी के ऊपर देखिए आज क्वेश्चन आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें पहले से पता था, लेकिन ये एक कोइंसिडेंस है, हमें ये पता चल रहा है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, जो हम करना चाह रहे हैं हमारी स्थापना वीडियो से वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और शायद आप लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगेन ये स्थापना वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है। 2 दिसंबर की वीडियो है। 2 दिसंबर की वीडियो में हमने 1813 और 1700 जो 1793 एंड 1813 दोनों ही सालों की जो हमारी प्रोक्लेमेशन आई थी उसके ऊपर हमने पूरी डिस्कशन कर रखी है। चार्टर एक्ट की हमने पूरी डिस्कशन कर रखी है और उसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन जो है 4 नंबर का उठ के आ गया,
ठीक है। तो ये स्थापना वीडियोस अगर हमने देखी होती, बहुत छोटी छोटी वीडियोस का एक सीरीज चल रहा है, बहुत सारे 4 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से कवर हो जाएंगे। ये तो जीएस 1 पेपर है, आगे आने वाला 2 और 3 पेपर भी जो होंगे उसमें भी आप देखिएगा कि कवरेज जो है आपकी 4 मार्क का क्वेश्चन की तो एटलीस्ट स्थापना वीडियो से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये जो हमारे टॉप 3 क्वेश्चंस रहे, आई विल नॉट से कि दे वर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ये टॉप 3 क्वेश्चंस नहीं रहे। इसके बाद गिव एन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड पीरियड। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो पीरियड था, उनका जो टेन्योर था, उस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ऐसी 3 घटनाएं आपको बतानी थी। और चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1916 से लेकर 21 तक वो इंडिया के जो है गवर्नर जनरल या वाइसरॉय रहे हैं। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो जलियांवाला बाग का टेन्योर इंसिडेंट हो, या फिर हमारी जो राउलेट एक्ट आया है उसकी बात हो, उसी के प्रिकॉशन के तौर पे जो हमारा जलियांवाला बाग हुआ था। फिर गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी नॉन कोऑपरेशन की, असहयोग आंदोलन, वो भी इसी पीरियड में हुआ है। इसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1919 के, ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पीरियड में हुए। इसमें से कोई भी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको लिखने थे। मेरी मानिए तो जलियांवाला बाग और राउलेट एक्ट का जिक्र करना वहां पर जरूरी था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके साथ गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट लॉन्च किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 के हैं वो भी बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। तीनों के बारे में आपको लिखना था। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस में अभी तक कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं आई। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हैजार्ड मैपिंग, व्हाई इज इट एसेंशियल। आपदा मानचित्रण क्या है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। हैजार्ड जोनेशन या जोनेशन मैपिंग हम लोग करते हैं, और ये हमारे कोर्स के अंदर भी हमने कवर कर रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट के, कि किसी भी आपदा को लेकर के, चाहे वो भूकंप हो, भूचाल हो, चाहे वो भूस्खलन हो, बाढ़ हो, सूखा हो, इसको लेकर के हम जोनेशन करते हैं कि किस रीजन में इसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स होने के, और उसकी क्या जरूरत हमें पड़ती है ये भी आपको बताना था। जरूरत क्या पड़ती है, सिंपल सी बात है कि हम उसके हिसाब से अपने डेवलपमेंटल वर्क्स को, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करते हैं कि अगर कोई भी एरिया किस आपदा से ग्रस्त होने के उसके चांसेस ज्यादा है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के टर्म्स को बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां पर लिखनी थी। राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ झूमिंग ऑन सॉइल। अगेन झूमिंग यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की यहां पर बात हो रही है, और मैंने अभ्यास सीरीज में और उसके पहले जो हमारी विजय सीरीज थी वहां भी मैंने फॉरेस्ट फायर की भी बात की थी, तो वहां पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको बताया था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या जो झूमिंग की जाती है क्या उसका नुकसान होता है। नुकसान ये होता है, हमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया इफेक्ट ऑफ झूमिंग ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो भी हम वेजिटेशन जला देते हैं उसकी वो राख जब मिलती है सॉइल में, तो बहुत सारे हेवी मेटल्स भी जो हैं और बहुत सारे दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। सॉइल का इरोजन बढ़ता है क्योंकि उसके ऊपर से जो पूरा कवर है फॉरेस्ट का वो हट जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे उसमें नुकसान पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर 4 मार्क्स के अंदर बताने की जरूरत थी। फिर क्वेश्चन आया, राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन मानतलाई लेक। मानतलाई लेक के झील की भौगोलिक टिप्पणी आपको लिखनी थी। 60 वर्ड्स के अंदर आपको बताना था कि ये जो हमारी लेक है कुल्लू के जिले के अंदर, यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस रीजन में ये है। ये पिन पार्वती वैली का जो एरिया है वहां पर मानतलाई लेक है, और माना जाता है कि पार्वती रिवर जो है इसका सोर्स है मानतलाई लेक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आसपास के जो ग्लेशियर्स मेल्ट हैं वो इसी लेक में आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मानतलाई लेक के बारे में लिखनी थी। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहराम जी एम मालाबारी, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, कोई जनरल आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो दीस क्वेश्चंस दे आर क्वाइट डिफिकल्ट। फिर बात की गई मेंशन द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का यानी कि जो जन सेवा है इसका दार्शनिक आधार क्या है। यहाँ पर हम जो बात करते हैं हमारी जो सीरीज थी विजय सीरीज के अंदर, उसके अंदर भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर और व्हाट आर द एथिक्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक सर्विस। एथिक्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक सर्विस में, और वही एथिक्स आपको यहां पर बात करनी थी कि जन सेवा जब हम करते हैं, पब्लिक सर्विस हम करते हैं, तो उसमें उसकी फिलॉसफी क्या है। तो वही एथिकल फिलॉसफीज हैं जिनकी हमें यहां पर बात करनी है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल होती है, इसका एक पूरा नोट हमने बनाकर दे रखा है कोर्स के अंदर, जो हमारा गवर्नेंस का कोर्स है। हालांकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़े से टॉपिक्स GS2 3 के भी इधर उधर हो रहे थे, GS2 के अंदर भी ये टॉपिक आता है, GS1 के अंदर भी मेंशन्ड है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कि एथिक्स इन पब्लिक सर्विस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है पब्लिक सर्विस में। तो ये सारी चीजें इसके अंदर भी पूछी गई। पूरा ये जो इंफॉर्मेशन है आपको देना था, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए था
टेक्नोलॉजी के ऊपर कि तकनीक किस तरीके से, जो प्रौद्योगिकी है वो किस तरीके से पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता उसको सुनिश्चित कर सकती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना था कि जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हो रहा है, ऑनलाइन अपील्स फाइल हो रही है तो वो ट्रांसपेरेंसी में आएगा। ऑब्जेक्टिविटी में हम देखते हैं कि सर्वे रिपोर्ट जैसे हमारी बनती हैं, इसके साथ ही जो डिसीजन मेकिंग के जितने भी फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वो पब्लिक डेटाबेस में डाल दिए जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, हाउ राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल पर्संस have able to improve the quality of life for themselves। अब ये इंग्लिश इस पेपर की, इस क्वेश्चन की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं लिखी गई। किस प्रकार निशक्त जनों के अधिकारों के द्वारा उनकी जीवन शैली में सुधार आया है, चर्चा कीजिए। आपको डिस्कस ये करना था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, दिव्यांग जन जो हैं, उनके अधिकारों को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है, उनकी लाइफ कैसे बेटर हो रही है। और इसके ऊपर हम जो डे 27 है GS2 का हमारा हम डिस्कशन हुआ था विजय आंसर राइटिंग में, यही पूरा क्वेश्चन था। डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस रिलेटेड टू इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस एंड द एक्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू इट। ठीक है, यही जो राइट्स की बात हो रही है कि कौन से राइट्स हैं, उन्हीं इस क्वेश्चन की पूरी सिनॉप्सिस में वही चीज आपको बताई गई थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाकर वैसा तो नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक जो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल या दिव्यांग जनों की लाइफ किस तरीके से बेटर हो रही है, क्या कानूनी अधिकार उन लोगों को मिल रहे हैं, वही चीज आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आप बताएंगे कि डिफरेंटली एबल पर्सन के राइट्स किस तरीके से उनको काम कर रहे हैं, उनको एक्सेस मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहा है और इससे उनकी लाइफ बेटर हो रही है। तो ये कुछ आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स यहां पर इंक्लूड करने की जरूरत थी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ कल्चरल टूरिज्म इज अ टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल। अब ये टूरिज्म पॉलिसी इन हिमाचल, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल, कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म इन हिमाचल GS3 का टॉपिक है। GS3 के टॉपिक के अंदर ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं। GS3 का जो यूनिट 3 है वहां पर ये चीजें आपको पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर GS1 के बारे में पूछ दिया गया है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंटरचेंज हो चुका है टॉपिक्स का बिटवीन डिफरेंट GS पेपर्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए डे 45 जो हमारा आखिरी दिन था, जनरल स्टडीज 3 की हमने वहां पर डिस्कशन की थी और वहां पर हमने आपको बताया था इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल। और यही बेनिफिट्स आपको 4 नंबर के यहाँ पर लिख कर आने थे कि क्या जो कल्चरल टूरिज्म है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है, तो किस तरीके से लाता है। ठीक है, वही बेनिफिट्स आपको यहां पर उठाकर लिख देने की जरूरत थी। कल्चरल टूरिज्म यानी कि जो सांस्कृतिक पर्यटन है हिमाचल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। GS3 के पेपर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टूरिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। GS3 का पेपर होने जा रहा है आगे के दिनों में। जितने भी एस्पिरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ध्यान से इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सिलेबस को मैप करते हुए अगर आप चलेंगे तो कोई भी टॉपिक आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डिस्कस द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग बर्थ एंड डेथ अमंग किन्नौर ट्राइब्स। जो किन्नौरा हमारे ट्राइब हैं उनकी प्रैक्टिसेस क्या है, उनकी विश्वास क्या है, उनकी जो आचरण है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसकी यहां पर बात हो रही थी। अब ट्रांसलेशन में भी यहां पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिस्कस द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग बर्थ एंड डेथ अमंग किन्नौर ट्राइब, कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या जो कर्म कांड है वो किए जाते हैं, किस तरीके से जो रिचुअल्स हैं वो निभाए जाते हैं। ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, इसका मतलब जो मुझे समझ आ रहा है। हिंदी में क्या लिखा गया है कि किन्नौर जनजाति में जन्म से लेकर मृत्यु तक के विश्वासों को। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक के विश्वास यानी कि पूरी जिंदगी के विश्वास, तो थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन बताना आपको क्या था कि जब जन्म होता है और जब किसी की मृत्यु होती है किन्नौरा में, किन्नौरा ट्राइब्स में, तो फिर क्या जो उनके विश्वास हैं और क्या जो उनकी कस्टम्स हैं उसके बारे में आपको यहां पर बताना था। नेक्स्ट, ये भी एक मैं कहूंगा कि इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमाचल के अलग अलग रीजन के जो ट्राइब्स हैं उनकी कस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाउ फार डू यू एग्री that recreation and amusement are becoming part of cultural tourism in हिमाचल प्रदेश। अगेन यहाँ पर सांस्कृतिक पर्यटन की बात आ गई है कि हिमाचल प्रदेश में मनोरंजन तथा विवादी सांस्कृतिक पर्यटन का हिस्सा बन गए हैं। कि किस तरीके से जो लोग आते हैं हिमाचल में, सांस्कृतिक पर्यटन जो है वो काफी पहले पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो मनोरंजन भी वहां पर ढूंढते हैं। ठीक है, वो मनोविवाद भी वहां पर ढूंढते हैं कि किस तरीके से अम्यूजमेंट हो जाए, थोड़ा एडवेंचर हो जाए। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत थी कि रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट, कि शहरों की भागदौड़ से बचने के लिए भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ सांस्कृतिक कारणों से लोग नहीं आ रहे हैं। सांस्कृतिक के साथ साथ जो हिमाचल के त्योहार हैं, हिमाचल के जो डांस हैं, हिमाचल के जो अलग अलग तरीके के थिएटर परफॉर्मेंसेस हैं, हिमाचल के जो खेल हैं, उनको उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें आपको बतानी थी, हिमाचल के अलग अलग रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता करके उसको लिंक करना था टूरिज्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली अमंग ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश के जो आदिवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के जो जनजातियां हैं, उनमें मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है और जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का तो नहीं, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है, वो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जनजातियों के परिवार में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना आपको करनी थी। तो हिमाचल के जितने भी जनजातियां हैं, अलग अलग जनजातियों में परिवार को लेकर के लगभग सिमिलर, लगभग सेम तरीके के विश्वास हैं, लगभग सेम तरीके के उसूल हैं। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो डे 31 का हमारा जनरल स्टडीज 1 का पेपर था, चेंजिंग नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, कि भारत के समाज में परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। इसको हिमाचली ट्राइब्स के परिप्रेक्ष्य में ढालने का आपको काम करना था। चेंजेस लगभग सेम है। अगर हम देखते हैं कि जो औरतों के अधिकार हैं, उनको ज्यादा सशक्तिकरण मिला है, परिवारों के अंदर औरतों का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ज्यादा बड़ा है, तो यही सारी चीजें आपको थोड़ी सी वहां भी लिखनी थी। उसके साथ जो हिमाचल के परिवार, उसमें हम देख रहे हैं कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज जो हुआ करती थी अब वो सिकुड़ रही हैं, ठीक है। जो यंग लोग हैं वो हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से, अपने ओरिजिनल हिस्सों से निकल कर दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं काम करने के लिए। इसकी वजह से भी जो परिवार है वो छोटे हो रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब इकोनॉमिक स्फीयर में भी आ गई हैं, आर्थिक मामलों में भी जो महिलाएं हैं वो ज्यादा काम करने लगी। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी थी यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ दिस इज द लास्ट 4 मार्कर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जाति के, कास्ट सिस्टम के संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की आपको चर्चा करनी थी कि स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट क्या है, फंक्शनल व्यू पॉइंट क्या है हमारे कास्ट सिस्टम का हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगेन सिलेबस से पूरा उठा के कास्ट सिस्टम जो है हिमाचल का, उसकी यहां पर बात की गई है। तो यहां पर आपको बताना था कि देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शंस क्या है, कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उनमें किस तरीके के डिविजन्स हैं। और इसका फंक्शनल व्यू पॉइंट क्या है, फंक्शनल व्यू पॉइंट क्या है कि ऑक्यूपेशनल, अपने जॉब्स को लेकर के पुराने समय में लोगों का डिवीजन हुआ था कि कुछ लोग जो पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, पढ़ाने लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मार्शल काम कर रहे हैं, यानी कि उनके सुरक्षा का काम उनके ऊपर है, लड़ाई बड़ाई का काम है। तो इस तरीके से आपको ऑक्यूपेशनल तरीके से, फंक्शनल तरीके से आपको बताने की यहाँ पर जरूरत है कि कास्ट सिस्टम हिमाचल प्रदेश का किस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट, अब हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ। सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ तो यहां पर 8 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए लेंथी पेपर मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन थे हमारे 4 मार्कर क्वेश्चन थे। इन 4 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर वी कैन सी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 60 वर्ड्स में उनको आंसर करना इजी नहीं है। चाहे ये कास्ट सिस्टम की बात हो, 60 वर्ड में आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों व्यू पॉइंट कैसे बता देंगे। अभी हमने देखा कल्चरल टूरिज्म के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, कल्चरल टूरिज्म में रिक्रिएशनल और अम्यूजमेंट एस्पेक्ट आता जा रहा है। 60 वर्ड के अंदर उसको आंसर करना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जब इन क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट किया होगा तो ज्यादा समय शायद उनको लगा होगा क्वेश्चंस को समझने में भी, क्वेश्चंस को लिखने में भी, और ये पेपर को अपने आप में डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। एग्जामिन क्रिटिकली द बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद बाउंड्री सेटलमेंट्स कैसे निकल कर आए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाउंड्री सेटलमेंट्स की जब यहां पर बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अंदर कैसे डिमार्केशन किया गया कंट्रीज का बाउंड्रीज को लेकर के, और उसी तरीके से जो हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, कॉलोनियल स्टेट्स थे, उनके भी बाउंड्रीज में चेंज किए गए। तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी, इन सभी चीजों का आपको अकाउंट देना था। अगेन 8 नंबर 120 वर्ड, 120 वर्ड में क्रिटिकली एग्जामिन करना है बाउंड्री सेटलमेंट्स को। आसान नहीं है, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग ली गई और 120 वर्ड ही हमको दिए गए लिखने के लिए। नेक्स्ट, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोर्स के अंदर भी इसको कवर कर रखा गया है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दो आइलैंड्स जो सेट्स हैं, हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। आपको वही चीजें बतानी थी कि एक जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, और जो अंडमान आइलैंड्स हैं वो टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी भी वहां पर देखने को मिलती है। और जो नंबर ऑफ आइलैंड्स है वो अंडमान निकोबार में कहीं ज्यादा है। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स का साइज भी ज्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा रहती है। ये सारी चीजें आपको बतानी थी, ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन बतानी थी। ठीक है, और ये भी आपको बता सकते थे कि अंडमान निकोबार मेन लैंड से ज्यादा दूर है, आदिवासी जो जनसंख्या है वो वहां पर ज्यादा है, और कम है एज कंपेयर टू लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अंदर तो लगभग सारी जो आबादी है वो आदिवासी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। लेकिन अंडमान निकोबार की बात करें तो कुछ वहां पर ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी है, काफी आबादी ऐसी भी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, नेचुरल वेजिटेशन इज द आउटकम ऑफ क्लाइमेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया।
भारत की जो वेजिटेशन है, भारत का जो वनस्पति है, उसको जलवायु के साथ लिंक करना था आपको। पूरा पूरा ये जो क्वेश्चन है हमने अपनी विजय सीरीज के अंदर इसको कवर कर रखा है। While defining natural vegetation, discuss various aspects affecting the distribution of natural vegetation in India। 120 वर्ड के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा था। इसके अंदर पूरे भारत की जो वेजिटेशन है मैप के साथ हमने आपको बनाकर जो है उसमें डिस्कस हमने कर लिया था कि किस रीजन में कैसी वेजिटेशन है, और क्लाइमेट का, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट आवर्स का क्या इंपैक्ट रहता है वनस्पति के ऊपर, ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। अगेन पूरा भारत का वेजिटेशन आपको पूछा गया 120 वर्ड्स के अंदर। एक मैप यहां पर आपको जरूर बनाना था। भारत की जो एवरग्रीन, डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है, हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में जो हमारी एल्पाइन वेजिटेशन है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, मैंग्रोव वेजिटेशन और एरिड वेजिटेशन, ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखनी थी और उसको क्लाइमेट के साथ लिंक करना था, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19th क्वेश्चन। डिस्क्राइब द चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी परिवर्तनशील आकारकी का वर्णन करना है। और ये भी कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स है, उस कोर्स के अंदर पूरे डिटेल में जो रूरल सेटलमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उसको हमने डिस्कस कर रखा है कि पुराने समय में जो हमारी रूरल सेटलमेंट्स हुआ करती थी, ग्रामीण बस्तियां हुआ करती थी, वो किन तरीकों से उनकी ज्योमेट्री डिसाइड होती थी। और अब जो है मॉडर्न टाइम में, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेकर बदला हुआ एटीट्यूड हो, चाहे वो लोगों की बढ़ती हुई आर्थिक संपन्नता हो, जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके आकार में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और वो सारे चेंजेस क्या है वो आपको बताने थे। पहले ग्रामीण बस्तियों में जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हुआ करती थी और गांवों के बाहर एक छोटा गांव बना करता था, कई बार जाति के विवादों को लेकर के। लेकिन अब ये जो गांव है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके जो डेंसिटी है घरों की, वो डेंसिटी भी बढ़ रही है और गांव का साइज भी बढ़ रहा है। इसी के साथ गांव के सेंटर्स में पॉन्ड्स हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे। अब ऐसी कोई जगह नहीं है। अब गांव के सेंटर में पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कोई कम्युनिटी सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। तो ये सारी मॉर्फोलॉजिकल चीजों की हमें यहाँ पर बात करनी थी। रोड कनेक्शन की और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की हमें यहाँ पर बात करनी थी कि कैसे ग्रामीण बस्तियों में चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th कह रहा है एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन of population in India with special reference to areas of very high and very low densities। भारत की जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ये चीज आपको बतानी थी कि बहुत कुछ एरियाज हैं जहां पर डेंसिटी बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। इसी तरीके से लद्दाख जाएंगे तो वहां पर 18-19 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलते हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर डेंसिटी बहुत कम है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। नई दिल्ली आप जाते हैं तो 10,000 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलते हैं। बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में 1,000 से ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलते हैं। तो ये चीजों के बारे में आपको एरियाज को फोकस करते हुए लिखना था, आपको बताना था, एक मैप बना करके। इस मैप में आपको दिखाना था कि जो भारत का, इसको अगर हम थोड़ा सा यहां पर कोशिश करते हैं, ऐसे एक मैप बना करके आपको पूरी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखानी थी कि द पॉपुलेशन डेंसिटी के जो लो एरियाज हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी के जो हाई डेंसिटी एरियाज हैं। और यहां पे एक लेजेंड बना करके लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, ऐसे आपको एरियाज दिखाने थे। सिमिलरली कोस्टल एरियाज में भी हमारी जो डेंसिटी है वो हाई रहेगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों को काम करने थे। और एक मैप जरूरी था। ये मैप इतना सुंदर नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पेन को यूज करके बनाया बहुत जल्दबाजी में, लेकिन आपको थोड़ा पेंसिल या पेन यूज करते हुए वहां पर ये मैप बनाने की जरूरत थी। ठीक है, और उसमें दिखाना था कि इंडिया के हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी एरियाज कौन से हैं और क्यों हैं, कि नदियों के आसपास या कोस्ट के आसपास या फिर जहां क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, जमीन बहुत फर्टाइल है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। शहरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कैपिटल सिटीज में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन जहां क्लाइमेट अच्छा नहीं है, जमीन बंजर है, या फिर बहुत नदियों से या समुद्र से बहुत दूर दराज के जो इलाके हैं, बहुत घने जंगलों वाले जो इलाके हैं, वहां पर जनसंख्या कम है। ये चीज आपको बताने की यहां पर जरूरत थी। नेक्स्ट, डिस्कस हाउ फेयर एंड फेस्टिवल्स आर ट्रू एग्जिबिटर ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। कि कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और जो परंपराएं हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए मेले और त्योहार
कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये चीज आपको बतानी थी। और यहाँ पर हिमाचल के त्योहार और हिमाचल के जो कस्टम्स हैं, हिमाचल के जो मेले हैं, उनकी अगर आप बात करते तो ज्यादा अच्छा आपको इंपैक्ट मिलता है। और हम ये पूरी सीरीज जो है कवर भी कर रहे हैं हमारे एडुटैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आपको कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो हैं वो एक सीरीज में कवर करवा रहे हैं, और वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल की परंपराएं, हिमाचल की विरासत वहां पर शोकेस की जाती है। और ये विजय सीरीज के अंदर भी हमने व्हाट आर द डिफरेंट फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इसको कवर किया था, और यही फेयर्स आपको बताने थे कि कैसे कैसे मेले होते हैं, वो किस तरीके से विरासतों को, हमारी जो परंपराएं उनको शोकेस करते हैं। उन परंपराओं में क्या आता है कि हमारे धर्म से जुड़ी हुई पद्धतियां क्या है, हमारे डांसेस किस तरीके के हैं, हमारा म्यूजिक किस तरीके का है, हमारी भाषा किस तरीके की है, वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द रूल्स एंड डिसेंट एंड अलायंस ऑफ किनशिप डिफर फ्रॉम ईच अदर, इलस्ट्रेट। कि जो हमारे बंधुता में विरासत और मैत्री संबंधी नियम किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विरासत यानी इनहेरिटेंस, किस तरीके से एक का सक्सेसर बनता है कि पिता से पुत्र, फिर पुत्र से उसका पुत्र, फिर जो इनहेरिटेंस चलती आ रही है उसके रूल्स किस तरीके से हैं। और मैत्री संबंधी यानी कि जो अलायंस है, किनशिप की अलायंस है, बंधुत्व की जो अलायंस होती है, एक हमारा परिवार होता है, उस परिवार के अंदर जैसे कई इलाकों में खाप होती है, कई इलाकों में गांव के अंदर माना जाता है कि एक गोत्र होता है या उनके आपस में रिश्ते होते हैं, तो किस तरीके से ये रूल्स आपस में डिफर करते हैं, इसके ऊपर आपको 120 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर लिखना था। और किनशिप की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी हमने डे 31 जनरल स्टडीज 1 का जो पेपर था उसके अंदर हमने कवर कर रखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनशिप एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। और इसी क्वेश्चन के अंदर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनशिप, हमने पूरे किनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रखा है, उसका इनपुट लेकर के थोड़ा सा आप यहां पर उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, थ्रो लाइट ऑन इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिवल स्टेट ऑफ कांगड़ा। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं बिकॉज कांगड़ा की हिस्ट्री कई बार पूछी जा चुकी है अलग अलग तरीकों से इन दी हिमाचल पेपर। और कांगड़ा किस तरीके से डेवलप हुआ है, कांगड़ा की हिस्ट्री पुराने जमाने से अगर देखें, त्रिगर्ता से हम लोग उसको मैप करते हुए आ सकते हैं। आपको उतना पीछे शायद जाने की जरूरत नहीं थी, आपको इमरजेंस और अर्ली मेडिवल स्टेट, इमरजेंस एंड ग्रोथ यानी कि किस तरीके से उत्पन्न हुआ है और किस तरीके से इसका विकास हुआ है, फिर उसके रिलेशंस किस तरीके से रहे हैं दूसरे रूलर्स के साथ, चाहे वो दूसरे हिल स्टेट्स हो हिमाचल के, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो हमारे पंजाब के रूलर्स हो, इसके बारे में आपको पूरी कहानी लिखनी थी। ये भी हमारी हिमाचल की जो हिस्ट्री की सीरीज है उसके अंदर कांगड़ा और जो हमारे दूसरे जिले हैं चंबा, किन्नौर, उनकी भी हिस्ट्री की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलर टेंपल्स। हिमाचल के जो मंदिर हैं और खास तौर पे जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे हम ज्वाला देवी की बात करें, चिंतपूर्णी की बात करें, या फिर जब हम हायर हिमालयस में चले जाते हैं तो वहां पर जो ऋषियों के से जुड़े हुए मंदिर हैं, चाहे वो जमदग्नि हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, उनकी बात यहां पर आपको करनी थी। इसके साथ ही टेम्पल्स के साथ अगर आप चाहते तो मॉनेस्ट्रीज यानी जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं उनकी भी आप जो है बात कर सकते थे, और उससे आप हिमाचल के कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट कर सकते थे। तो बेसिकली हिमाचल की इंपॉर्टेंट श्राइन्स, इंपॉर्टेंट मंदिर, उनके नाम भी आपको यहाँ पर लिखने थे। आपको बताना था कि हिमाचल के कौन कौन से हिस्सों में कौन कौन से मंदिर हैं और किस तरीके से उनकी हिस्ट्री हिमाचल की हिस्ट्री को डिफाइन करती है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म रीत, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट्स टुवर्ड्स रीत कस्टम। अब देखिए, रीत का कस्टम, बेगार का कस्टम, ये जो हमारे कस्टम्स है पूरे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और इसके नोट्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो सिलेबस के अंदर कीवर्ड्स हैं इसके हमारे पास 150 या 100 वर्ड्स के नोट जरूर होने चाहिए। और ऐसा ही नोट आपको यहां पर लिख कर आना था कि रीत टर्म का इसका मतलब क्या है और हिल स्टेट्स का एटीट्यूड किस तरीके का रहा है रीत कस्टम को लेकर के, किस तरीके से पहाड़ी राज्यों ने इस रवैये को अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो 20 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 60 नंबर के क्वेश्चन हैं, और ये तीनों क्वेश्चन भी इस बार एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगेन थोड़ा सा पेपर की डिफिकल्टी बढ़ गई। Examine the major famines falling in India during the period of 1858 to 1947 AD. Also highlight the recommendations of major famine commissions during the period. अब यहाँ पर हमें पता है कि चाहे वो लायल कमीशन हो, चाहे वो मेजर फैमिन जो फाइनल फैमिन कमीशन था उसकी हम लोग बात करें, लॉयड कमीशन की हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे कमीशंस बने। उन कमीशंस के अलावा जो फैमिन्स आए हैं, जो भूखमरी महामारी इंडिया के अंदर बनी है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, उसकी हम लोगों को बात करनी थी। वो सारे इंसिडेंसेस हमें लिखने थे और उनको लेकर के क्या कमीशन बने उनके बारे में हमें लिखना था। अब ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन गांधीयन थॉट का नहीं आया, कोई क्वेश्चन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ नहीं आया, हिमाचल के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, प्रजामंडल मूवमेंट को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पेपर जो है डिफिकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन।
हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट एंड एथनिसिटी, और इसको भी हमने कवर किया है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, हमने जो स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया के अंदर उसके वेरियस कंपोनेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की थी, और उसमें हमने कास्ट, उसमें हमने जेंडर, उसमें हमने क्लास, इनकी बात की थी, और जेंडर की ही फोकस में रखते हुए आपको ये 20 वर्ड का आंसर लिखना था। ध्यान यहां होना चाहिए था कि जेंडर किस तरीके से इंटरसेक्ट करता है विद द अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी, चाहे वो क्लास हो, कास्ट हो और एथनिसिटी हो, उसमें जेंडर का क्या रोल हो जाता है। और यहां पर आपको डबल वहमी या डबल जेपटी की बात करना था कि देखिए फीमेल होना अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है बिहेवियर के आपको शिकार बना देता है, और बहुत जगहों पर, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, पॉलिटिकल स्फीयर हो, आपका सोशल स्फीयर हो, हर जगह फीमेल्स के साथ जो है किसी न किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, किया जा रहा है। और अगर ऐसी फीमेल्स ऐसे किसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं कि वो कोई कास्ट इनइक्वालिटी को भी सफर कर रही है, यानी कि किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट से भी अगर कोई महिला आती है तो उसके ऊपर डबल जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ेगा कि एक तो वो महिला है और ऊपर से वो ऑटोमेटिकली ऐसी कास्ट से अगर आ रही है जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली होता है। सिमिलरली एथनिसिटी अगर अलग हो, किसी दूसरे इलाके के, दूसरे देश की अगर आप महिला आ रही हैं तो पुरुषों के मुकाबले आपको और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में भी पुरुषों के मुकाबले आपको ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा। तो यहां सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपको जेंडर एम्पावरमेंट का एक तरीके से देखा जाए तो हमें 400 वर्ड का यहां पर ऐसे लिखने की जरूरत थी 20 मार्क्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। दोबारा से पर्यटन के ऊपर हम लोग यहां पर आ गए कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके मल्टीफोल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उससे कैसे जनरेट होंगी, और इसको एग्जांपल्स के साथ ज्योग्राफिकल रीजन्स के साथ लिंक करके आपको लिखना था। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो बात किया था कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लोगों के लिए, रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए, इसके साथ आपको ज्योग्राफिकली अलग अलग रीजन्स से एग्जांपल्स उठाने थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि हिमाचल का, यानी लोअर हिमाचल की अगर हम बात कर लें तो लोअर हिमाचल में किस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आप लिखेंगे कि चाहे वो टेंपल टूरिज्म हो, चाहे वो लोअर हिमाचल में जो हमारी रिजर्वर्स बने हुए हैं, राफ्टिंग हो रही है उसकी आप एग्जांपल देते, अपर हिमाचल में ट्रेकिंग हो रही है, अपर हिमाचल में जो है स्नोफॉल देखने लोग जा रहे हैं, अपर हिमाचल में लोग एडवेंचरस टूरिज्म करने जा रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग जिलों के, अलग अलग रीजन्स के आपको एग्जांपल देने थे। एक एग्जांपल लाहौल स्पीति का उठाइए, बुद्धिज्म टूरिज्म हो रहा है, वहां पे बुद्धिज्म पिलग्रिमेज हो रही है। एक एग्जांपल आप कुल्लू वैली का उठाइए कि वहां पर लोग जो आ रहे हैं वो चाहे रिक्रिएशन के लिए, चाहे एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, लोग हनीमून के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद लोअर हिमाचल में स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं, लोअर हिमाचल में लोग रिक्रिएशनल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, इको टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, जहां पर जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बने उसमें घूमने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी थी और बताना था कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उससे कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है, अगेन क्वेश्चंस जो इस बार पेपर में है, लेवल अच्छा है, क्वेश्चंस जो हैं उनको समझने में भी आपको समय लगा होगा, क्वेश्चंस जो है उनको लिखने में तो ऑटोमेटिकली समय लगा होगा, और क्वेश्चंस को समझना आसान नहीं था, क्वेश्चंस को लिखना भी आसान नहीं था। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस पेपर वाज नॉट एट ऑल अ इजी पेपर, इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर। लेकिन सिलेबस को अगर हम देखते हैं, और बार बार एडुटैब पे हमारी यही फिलॉसफी रहती है कि सिलेबस को देखते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए। ये है हमारा GS1 का सिलेबस, ये हिस्ट्री का सिलेबस है। कांगड़ा की यहाँ पर बात हो गई, ठीक है, कांगड़ा के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से कोई क्वेश्चन हमारा नहीं आया है हिल स्टेट्स और कॉलोनियल पावर के रूल को लेकर के, तो ये क्वेश्चन हमारे नहीं आए हैं। लेकिन बेत, बेगार, रीत, इसका पूरा सिलेबस के अंदर मेंशन है, पूरा मेंशन है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार रहा है। अगर आपने सिलेबस में देख लिया है कि टर्म्स लिखी हुई हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उनके ऊपर, मैंने कहा है, 100 वर्ड्स का नोट जरूर होना चाहिए। इसीलिए जो कोर्स भी हमने बनाया उसमें हमने पूरी ये कोशिश की है कि हर सिलेबस के पॉइंट के ऊपर आपको इतना मटेरियल, इतना कंटेंट जरूर मिले जो आप आंसर्स के अंदर लिख सकें। ठीक है, ज्योग्राफी की हम लोग बात कर ले तो देखिए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन इंडिया के ऊपर, सेटलमेंट्स यानी कि रूरल सेटलमेंट्स की देखिए क्वेश्चन आया कि मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन है, ठीक है, वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को हम लोग अगर समझेंगे तभी जाकर के हम एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंडियन सोसाइटी के ऊपर अगर हम देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कैसे चेंज हो रहा है। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में विमेन के साथ अगर जेंडर है उसका क्या रोल होता है और जेंडर कैसे इंटरसेक्ट करता है दूसरे लोगों के, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, ये चीज यहाँ पर आ गई। राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से जो दिव्यांगजन हैं उनके राइट्स, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, कोर वैल्यूज, पूरा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, उसके दर्शन को हमें यहाँ पर बताना था, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज होगी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। राइट,
सोसाइटी कल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी और कल्चर को अगर हम देखें, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि कैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल हमारे कल्चर को और हमारी परंपराओं विरासत को दिखाने का सबसे अच्छा काम करते हैं। इसी के साथ ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के नौराज के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि बर्थ और डेथ से जुड़े हुए इनके रिचुअल्स क्या होते हैं। कास्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो सिलेबस से बाहर नहीं आया है। टूरिज्म वाले क्वेश्चंस जो आए वो GS3 से उठा करके पूछ लिए गए, ठीक है, वो GS3 का पेपर था, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लिए गए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो सारे कोर्सेज मैंने जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया और मैंने दिखाया कि इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर रखी थी। 100% कवरेज ऑब्वियसली उसमें नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमने इस तरीके से कवर किया हुआ है कि आंसर्स आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 100% कवरेज अगर आपको चाहिए तो 100% कवरेज हमारे फ्री इनिशिएटिव्स में तो करना पॉसिबल नहीं है। 100% कवरेज आपको मिलेगी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जो 2022 को टारगेट कर रहा है, ठीक है। और 2022 के एग्जाम में अगर आप मेंस के एग्जाम में अपने आप को देखना चाहते हैं तो पहले प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। प्रीलिम्स की सारी बंदोबस्त यहां पर है, GS है, CSET है, सारे कोर्सेज जो हैं वो बन रखे हैं और आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं CSET के अंदर, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिमाचल जीके, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस से मैप कर करके हर पर्टिकुलर चीज जो सिलेबस के अंदर लिखी गई है उसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप उनको पढ़ के अपने आंसर्स बनाएं और कंटेंट की आपको कमी ना हो। आपको ये बिल्कुल ना लगे कि मेरे पास चीजें नहीं थी लिखने के लिए, वो सारा कंटेंट आपको अवेलेबल होने वाला है। और ये कोर्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 16 दिसंबर हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी जो है इस कोर्स में बहुत सारे लोग जो है एनरोल करते जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे कोर्स से आपको फायदा हो सकता है तो रिक्वेस्ट है मेरी कि इस कोर्स को जरूर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं, जो कंटेंट हम देते हैं, जो स्थापना वीडियोस, हिमाचल जीके की वीडियोस, करंट अफेयर्स की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, अगर उससे आपकी प्रिपरेशन में फायदा हो रहा है तो इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको फ्री कंटेंट मिलने वाला है। जितने भी सेशंस हम इस YouTube चैनल के ऊपर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डाउनलोड करने के लिए उनके PDFs टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं। तो इस चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब कर रहे किसी कारण, अगर इस वीडियो को नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं पसंद आ रही है, फिर भी इस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार ज्वाइन कर लो। उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आपको फ्री कंटेंट मिलने ही वाला है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो एंड आई होप नेक्स्ट पेपर्स के लिए GS2, GS3 और आगे ऑप्शनल पेपर्स जो आपके आ रहे हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। सिलेबस को एक बार दोबारा ध्यान से देख करके उसको प्रिपेयर करके हर एक टॉपिक के साथ तैयार होकर आप लोग जाइए और सक्सेस आपके हाथ लगेगी, ठीक है। इसके साथ मुझे दीजिए यहां पर इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।